सांस्कृतिक अपने आप को बोलते हैं, लेकिन राजनीति मेरे ख्याल से शायद उस मरकज से ज्यादा कोई करता भी नहीं है। फुल टाइम राजनीति चलती है, बाकायदा एक आदमी को, एक शख्स को ट्रेंड करके उनके संगठन में भेज दिया जाता है और ये इशारा वहां से आया है और बीजेपी लगातार इसके नुकसान गिनाने में लगी रही है। हम जाति के राजनीति के पक्ष में नहीं है, राजनीति हम करते नहीं है। अब जबकि इशारा आ गया तो जाहिर सी बात है वहां से इशारा ही आता है और यहाँ पे उसको कर लिया जाता है और चुनावी असर इस मुद्दे का दिख रहा है। क्षेत्रीय दल इसके हामी रहे हैं। राहुल गांधी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, मौजूदा एलओपी हैं और कांग्रेस खुलकर कभी राजनीति इस पर रही वो क्योंकि मध्य मार्ग की रही है और पूरे छाता पे अम्ब्रेला सब उसके साथ में रहे हैं। तो क्या ये मानना चाहिए कि राहुल गांधी का जो इफेक्ट है, वो एक गाना था ना, एक पुराना गाना, चल बैठ जा मैं बैठ गई, चल खड़ी हो जा मैं खड़ी हो गई, वो पुराना गाना था। तो क्या ये वो स्थिति अब नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी संघ से आता है डेपुटेशन पर, वो संगठन महामंत्री होता है। स्थानीय इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक, प्रादेशिक इकाइयों से लेकर संभागीय इकाइयों तक, सब जगह जो संगठन महामंत्री का पद है वो संघ की ओर से प्रतिनियुक्ति पर बीजेपी में आए हुए व्यक्ति का होता है। इसके अलावा चुनाव में संघ के लोग, संघ के कार्यकर्ता, पूरा संघ का तंत्र, उसके आनुषंगिक संगठन सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और इसमें कोई मैं बुरी बात नहीं मानता। पाखंड ये है कि संघ अपने आप को एक सामाजिक संगठन कहता है, गैर राजनीतिक संगठन कहता है, वो शुद्ध पाखंड है। देश अब ये समझ चुका है कि आरएसएस का राजनीति से सीधा वैसा ही वास्ता है जैसा तमाम राजनीतिक दलों का होता है। बस वो सीधे खुद चुनाव नहीं लड़ता, उसके लोग चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बीजेपी में जाकर वे सब चुनाव लड़ते। देखिए, मोदी और बीजेपी की परेशानी लोकसभा चुनाव के समय से आप देखते आए। चुनाव में मोदी जी गए मुजरा, मछली, मटन, मंगलसूत्र पर, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर खड़े रहे। वो मोदी के पाठ्यक्रम से बाहर। मोदी जी ने तो पढ़ा ही नहीं है। मोदी जी ने तो, बीजेपी ने तो हिंदू मुस्लिम के व्याकरण और शब्द शास्त्र के सिवा और किसी चीज का अध्ययन ही नहीं किया। अब परीक्षा में आ गया संविधान, तो क्या लिखते हुए अंत में वे फेल हो गए। इसलिए 303 से 240 पर अटक कर रहे। उसके बाद फिर सरकार बनने से लेकर आज तक, माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से लेकर आज तक रिजल्ट निकला था, तब से ही अगर हम जोड़ें तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, इन 3 महीने में राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, उनके उत्तर भी नरेंद्र मोदी को नहीं आते। वे सदन में प्रस्ताव लेकर आते हैं, वक्फ बिल लेकर आते हैं, वापस लेना पड़ता है, उसे जेपीसी में भेजना पड़ता है। हमारे आपके ऊपर अंकुश लगाने वाला बिल ला रहे थे, वो वापस लेना पड़ा उन्हें, आईटी बिल। ऐसी कितनी चीजें जिस पर बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को एक तो अभ्यास नहीं गठबंधन सरकार चलाने का, उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी 10 साल एक छत्र राज्य चलाने का अवसर दिया समय में लोगों ने। लेकिन अब उन्हें मिलीजुली सरकार चलानी पड़ रही है, गठबंधन सरकार चलानी पड़ रही है, अल्पमत की सरकार चलानी पड़ रही है। अल्पमत उनकी अपनी पार्टी का तो अल्पमत ही है। इसलिए वे घड़ी घड़ी विपक्ष, कांग्रेस, राहुल गांधी की बातों को मानने के लिए विवश होते हैं। कितनी सारी फहरिस्त लंबी आप कहां तक गिराएंगे, जो इन 90 दिनों में ही उन्होंने कांग्रेस की इच्छा पर, कांग्रेस के आग्रह पर, कांग्रेस की जिद पर मानी है और उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। ऐसा ही अब जातिगत जनगणना के मामले में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल, क्या डॉक्टर राकेश पाठक ऐसा कहना वाजिब होगा, ये जल्दबाजी होगा कि आरएसएस को अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब भरोसा नहीं रहा है, अब बैटिंग आरएसएस, क्योंकि सरकार उनके लिए भी महत्वपूर्ण, चाहे जो कहें, और खास तौर पर जो आरएसएस के जो आज के मौजूदा मुखिया हैं, चीफ हैं, डॉक्टर मोहन भागवत,
मेरे अपने चैतन्य काल में मुझे लगता नहीं कि शायद किसी भी आरएसएस के चीफ ने, क्योंकि प्रोफेसर रज्जू भैया से लेकर अब तक पर अपने उनको देखता रहा हूं, जिन्होंने बैटिंग जिनको करनी पड़ी हो, जब उनकी छवि पे यह तमाम जो रायता बिखेरा गया है उस पर बैटिंग, तबलीगी जमात का मुद्दा हो, जब वो बहुत रायता कोरोना काल में हो, तो उसके बाद मोहन भागवत, क्योंकि तरीका उनका वही होता है, अपने लोगों के बीच में प्रबोधन करते वहीं से बात रख देते कि एक पक्ष को निशाना बनाना सही नहीं है। उसके बाद वो आमतौर पर कहते रहे कि जो यहाँ पैदा हुआ है हम सब एक हैं। उसके अलावा आपको याद होगा मदरसे में वो गए हैं, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो नरेंद्र मोदी के जुमले थे या जो उनके अपने मुंह से मुखारबिंद से निकली चीजें थी, उस पर उन्होंने जबरदस्त कटाक्ष किए हैं। मसलन बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल वाला मुद्दा था, और दूसरा उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारे नहीं है, इस तरह की बातें आई हैं। तो क्या अब आरएसएस ने मान लिया, अब आरएसएस कुछ दूसरी तैयारी में है? मैं आपके कथन में से अब शब्द को हटाना चाहता हूं। अब नहीं मान लिया। आरएसएस तो जून 2023 में मान चुका है कि नरेंद्र मोदी अब वैसे अपराजेय अजय नहीं रहे। अब ब्रांड मोदी इस लायक नहीं रहा है कि उसके नाम पर चुनाव जीता जा सके। जून जुलाई 2023 में पंचजन्य ने, ऑर्गेनाइजर ने, जो संघ के मुखपत्र है, उसमें आलेख छपा था जिसमें साफ कहा गया था संघ की ओर से कि सिर्फ हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, और उसका आकलन सही साबित हुआ। जून 2024 में नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। इसके उलट जो नुकसान हुआ वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। उनके अहंकार की वजह से, उनके बड़बोलेपन की वजह से, उनका खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहना, अवतारी अविनाशी कहना खुद को, और चुनाव में स्तरहीन भाषा का प्रयोग करना। तो संघ तो बहुत दिन पहले मान चुका है नरेंद्र मोदी अब ब्रांड नहीं बचे, किसी काम के नहीं है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे बयान आए हैं डॉक्टर मोहन भागवत के, मणिपुर का बयान भी जोड़ लीजिए जो उन्होंने नागपुर में दिया। स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण वर्ग के समापन में उन्होंने कहा कि मणिपुर सवा साल भर से जल रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा। तो आप बताइए राहुल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सुप्रीमो पूछ रहा है कि मणिपुर जल रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा। किसी जलते हुए राज्य की चिंता करना विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? मीडिया की जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी? केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार। तो मोहन भागवत सीधे आक्षेप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, क्या आप एक साल से ध्यान नहीं दे रहे मणिपुर? और इस बात पर भी कि जो नरेंद्र मोदी ने अहंकार में स्वयं को अविनाशी अवतारी बताना शुरू कर दिया था, उसको लेकर उन्होंने कहा झारखंड के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वे सुपरमैन है, फिर वे देवता बनना चाहते हैं, फिर वे ईश्वर बनना चाहते हैं, फिर वे और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, विश्व रूप बनना चाहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ना कि वे सुपरमैन है, वे दिव्य रूप है, वे देवता है, वे अविनाशी है, अवतार है। तो मेरा ऐसा मानना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ब्रांड मोदी पर से भरोसा उठ चुका है। वो किसी अवसर की तलाश में है, कोई कमजोर कड़ी मिले तो नरेंद्र मोदी से मुक्ति पा ली जाए। यद्यपि बहुत आसान नहीं है, नरेंद्र मोदी आज भी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हटाना संघ के लिए भी संभव नहीं है और लगभग अभी असंभव है। हाँ, कोई बड़ा विद्रोह पार्टी के भीतर से हो जाए, बीजेपी के अंदर से आवाजें उठने लगे, तो संघ उस मौके का फायदा उठाकर मोदी जी को हाशिए पर भेज सकता है।